हेलो वेरी गुड इवनिंग। वाई एस यादव बोल रहा हूँ और आज आप लोगों की क्लास लेने वाला हूँ मैं। आज आपको अर्थ के बारे में बताने वाला हूँ, सोलर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, प्लैनेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये सब सारे ग्रह की स्टडी कर लोगे और आपको समझ में आ जाएगा, तो कमेंट्स करके बताइएगा। क्लास शुरू करते हैं, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते जाइए और शुरू कर रहे हैं अपन। तो सोलर सिस्टम की बात कर लें तो इसकी आप थ्योरी याद कर लीजिए। यही थ्योरी है, यही कंसेप्ट है। ये आपको पता है तो समझो सब कुछ पता है। ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिटेड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब जो सोलर सिस्टम होता है वो ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम होता है। किसका होता है? सन और ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था, पुराने जमाने में कई सारे दार्शनिक हुए और बहुत बड़े स्कॉलर्स हुए, एस्ट्रोनॉमर्स हुए। तो जैसे अरस्तु का नाम सुना होगा। तो उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी, उन्होंने क्या कहा, जो अर्थ है ना वो अपनी जगह फिक्स्ड है। वो क्या है? फिक्स्ड है। और उसके चारों ओर चंद्रमा हो गए और भी पिंड हो गए, वो चक्कर लगाते हैं। ये गलत थ्योरी थी। कैसी थी? गलत थ्योरी थी। टॉलमी थे, उन्होंने भी यही सब कहा। लेकिन इन सबके बीच एक बहादुर आदमी निकल के आया और उसका नाम था निकोलस। आपने सुना होगा, निकोलस कॉपरनिकस। इसने एक अच्छी थ्योरी दी। ये बहुत बड़ा विद्वान था, मतलब मैथमेटिशियन भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर भी था और मैथमेटिशियन भी था। पोलैंड का ये रहने वाला था। पोलैंड का भी ये रहने वाला था। इसने थ्योरी ये दे दी कि भैया जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो अपनी जगह फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है, सेंटर पे है। कहां पे है? सेंटर पे है। कई जगह आपको आदि भी लिखा मिलेगा, दोनों सही है। ठीक है। तो जो सन है वो फिक्स्ड है और इसके चारों ओर मूव कर रहे हैं पिंड और वो सब। तो आप ये समझ जाइए, इन्होंने एक मतलब मॉडल दिया। तो आप उसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपरनिकस formulated a model of universe that placed the sun rather than earth at its center। ये बस थ्योरी है, आपको ये याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है और कई बार ये पूछा गया है। मतलब कैपर्निकस ने कौन सा मॉडल दिया था, तो आप सीधा सीधा टिक करके चले आएंगे। कॉपरनिकस फॉर्मुलेटेड ए मॉडल ऑफ यूनिवर्स दैट प्लेस द सन रादर देन अर्थ एट इट्स सेंटर। मतलब उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि जो सन होता है ना वो सेंटर पे है पृथ्वी की अपेक्षा। तो इन्होंने और जो अवधारणाएं थी पृथ्वी वाली उसको रॉन्ग सिद्ध कर दिया और ये सही भी है। तो ये जो कॉपरनिकस थे बड़े विद्वान थे, महान विद्वान थे, और उन्होंने ये बता दिया आप लोगों को कि जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो अपनी जगह पे है, सेंटर पे है। वो कहीं किसी का चक्कर बक्कर ना लगाता, वो अपनी जगह फिक्स है भैया। तो कॉपरनिकस फॉर्मुलेटेड ए मॉडल ऑफ यूनिवर्स दैट प्लेस द सन रादर देन अर्थ एट इट्स सेंटर। दैट शुड बी ओके नाउ। आई होप यू विल गेट योर आंसर्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में जुड़ते चले जाएं। अब हम यहाँ पे ग्रहों की बात कर ले रहे हैं। आप लोगों के मैं कमेंट्स रीड कर ले रहा हूं, जुड़ते जाइए आप लोग। गौरव भाई जुड़ गए हैं, आशीष जुड़ गए हैं, पंकज जुड़ रहे हैं, पवन जुड़ गए हैं, अभी जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल जी, आप लोग पढ़ते रहिए और मैं आप लोगों को बताता रहूँगा ये थ्योरी। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ और फिर आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्लैनेट्स की बात कर ले रहे हैं। किसकी बात कर ले रहे हैं? प्लैनेट्स की बात कर ले रहे हैं।
प्लैनेट्स की संख्या तो सब जानते ही हैं, 8 है। कितनी है? 8 है। तो इसमें आप एक ट्रिक याद रख लीजिए, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, आपको उनका सीरीज याद रहेगा। बस पीएम, बस यूएन चले जाएं, यूएन चले जाएं, ठीक है। बस पीएम, बी एस पी एम, बस यूएन चले जाएं, ठीक है। यहां पर बी फॉर हो गया बुध, एस फॉर हो गया, बताइए, शुक्र, पी फॉर पृथ्वी, एम फॉर मंगल, बी फॉर बृहस्पति, एस फॉर शनि, यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून, ठीक है। तो जैसे आप लोग ये ट्रिक याद रख लीजिए, बी फॉर बुध, एस फॉर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। 8 हो गए होंगे दोस्त, ठीक है। ये आपको आने चाहिए, आपकी कंपटीशन सिंपल वाली है तो ज्यादा टफ पूछता नहीं है। तो यू नो, आप लोगों को मैं बता दूं, अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाएगा तो बुध में अगर कई जगह आपको लिखा हुआ मिलता है वहां पर मरकरी, तो मरकरी को बुध ही कहते हैं, ये जो इंग्लिश में जानते हैं वो लिख लें। इसको आप वीनस क्या बोलते हैं? शुक्र को वीनस, पृथ्वी को आप लोग क्या बोलते हैं? अर्थ, मंगल को आप लोग क्या बोलते हैं? मार्स, बृहस्पति को आप लोग क्या बोलते हैं? जुपिटर, ठीक है। शनि को आप लोग क्या बोलते हैं? सैटर्न। ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये आपको नहीं आती हैं तो फिर आपका कुछ हो भी नहीं सकता। यूरेनस, और ये आपका हो गया नेपच्यून, ठीक है। तो ये है, आप ये समझ लीजिए, अगर इनके डायमीटर की बात कर लें, अगर हम इनके डायामीटर की बात कर लेंगे तो कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है? तो आपका जो बुध होता है वो सबसे छोटा है डायमीटर में, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा प्लैनेट है आपका? बुध। और सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर, ठीक है। ये आपको आने चाहिए, ओके। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो ये बस आपको याद हो गया, सौर मंडल पता चल गए। ये 8 प्लैनेट जो हैं आपके, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, यूरेनस, नेपच्यून, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्वेश्चन आपका आता है सबसे छोटा व्यास का कौन सा ग्रह है? तो आप बुध पे टिक करके चले आना, मरकरी पे, और सबसे बड़ा बृहस्पति, इस पर टिक करके चले आना, ठीक है। ये जो प्लैनेट होते हैं ये सब किसके चक्कर लगाते हैं? सूरज के चक्कर लगाते हैं। किसके चक्कर लगाते हैं? सूरज के, उसका, ठीक है। ये अपने सेंटर पे एक जगह है। सूरज भी एक स्टार है, क्या है? स्टार है, ठीक है। और ये जितने भी प्लैनेट होते हैं और ये सन होता है, ये ग्रेविटेशनली बॉन्ड होते हैं। आपको हमने ऊपर थ्योरी लिख दी थी, ग्रेविटेशनली, अगर ग्रेविटेशनली बॉन्ड नहीं होते तो ये कुछ होता ही नहीं सिस्टम, ना हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे होते, ना आप वहां पर देख रहे होते कुछ, समझ रहे हो? तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बड़े अच्छे से, ठीक है। आप लोग लिखते रहिए। तो ठीक है, इसको हम फिर साफ कर दे रहे हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बन ही गया है सीधा सीधा। और इसमें क्वेश्चन और भी बन सकता है, मतलब ये जैसे ये पूछ लिया पृथ्वी की बात, अगर वो कर लें, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसकी जो सूरज है उससे सन से दूरी कितनी है? तीसरे नंबर की दूरी है। ये सन के क्रम में लिखा हुआ है ना। और ये साइज में कौन से नंबर का है? साइज के क्रम की अगर हम बात कर लें तो ये 5वें नंबर का है, 5th नंबर, ठीक है। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। सूरज से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर का है पृथ्वी, और साइज में है 5वें नंबर का। दैट शुड बी ओके नाउ। और हम अब आगे आप लोगों से बात करने वाले हैं, ठीक है यार? ठीक है, आ रही है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप पृथ्वी पर रह रहे हो
तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए इसकी जो भूपर्पटी है उस पर भूपर्पटी, अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एटम्स की बात कर ले रहे हैं हम, ठीक है। ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये नहीं पता है आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, है ना। तो यहां पर हम भूपर्पटी की बात कर ले रहे हैं दोस्त। तो एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स हम यहां पर लिखते चले जाएंगे और आप लोग इसको देखते रहोगे बड़े कायदे से। आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, देख रहा हूं, आपको दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहां पर अगर हम ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन भी तो एक दोस्त एलिमेंट है नहीं है, बताइए आप। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, लोहा को दोस्त फेरस भी बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं नहीं दोस्त, बताइए आप लोग बोलते हैं ना दोस्त। कैल्शियम हो गया, ठीक है। आप लोग लिखते रहिए कंटिन्यू और आप लोग कमेंट्स भी प्लीज आप लोग करते रहिए, ठीक है जी। मनीषा कह रही हैं कि सर इनका बता दीजिए, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू। आप लोग कमेंट्स करते रहिए और शायद इसमें फॉक्स पड़ रहा है, तो आप ये समझ सकते हो बिल्कुल आगे। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए और लिखते जाइए। एक्चुअली जब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो पृथ्वी की बात हो रही है तो ऑक्सीजन तो है ही है, सिलिकॉन है यहाँ पर, एल्यूमिनियम है, फेरस है, कैल्शियम है, और इसके आगे आपको हम बताते जाएंगे सीधा सीधा। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, आप सीधा सीधा आप लोग जानते ही जानते हो, ऑक्सीजन को हम क्या भी कहते हैं। ऑक्सीजन होता किस नंबर पे है, कोई बता सकता है? 8वें नंबर पे होता है ना। एटॉमिक नंबर की बात कर ले यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन शायद 14 नंबर पे होता है, एल्यूमिनियम 13 पे होता है। एक्चुअली आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, जिंक, चलते चले जाओगे। आपको 114 114 सब याद होनी चाहिए। फेरस 26 नंबर पे होता है, कैल्शियम 20 नंबर पे होता है। इनके एटॉमिक नंबर अगर आपको आते जाएंगे तो आप मजा करोगे। ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है O, सिलिकॉन का SI, एल्यूमिनियम का Al, फेरस का Fe, कैल्शियम का Ca, ठीक है, इनका ये होता चला जाता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम। अगर हम सोडियम की बात कर लेंगे, नेट्रियम को ही सोडियम कहते हैं ब्रदर। जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग देखो भैया, अच्छे से पढ़ना है। 11 नंबर पे होता है तो इसको हम Na से शो करते हैं। पोटेशियम शायद 19 नंबर पे होता है, पोटेशियम को बड़ा K से शो करते हैं। मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है, इसको Mg से शो करते हैं। तो दोस्त ये जो पृथ्वी की संरचना है ना, ये हम भूपर्पटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, भूपर्पटी। और इनका जो परसेंटेज है, अगर हम एलिमेंट्स जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम वजन के अनुसार अगर हम इन सबका परसेंटेज देखेंगे, वजन के अनुसार परसेंटेज देखेंगे ना दोस्त भूपर्पटी पे, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, फिर मैं आपको बताता हूं, देखता हूं कि आपको प्रीवियस नॉलेज है या नहीं है। और 9 नंबर पे आप अदर्स लिख दीजिए, ठीक है। अदर्स में कई सारे आ जाते हैं। एक ने कमेंट किया है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है।
ऑक्सीजन का 46.60% होता है एलिमेंट इस भूपर्पटी पर। आप ये समझ लीजिए, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा। अगर आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है वजन के अनुसार पृथ्वी भूपर्पटी पर किस एलिमेंट का सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन आप लिख दोगे। ये 46.60% है, आपको ये याद कर लेना चाहिए। सिलिकॉन का 27.72, सिलिकॉन का कितना है 27.72%। ये है 8%। फेरस है 5.13%। कैल्शियम है 3.63%। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। याद क्या होना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो आपको ये सारी चीजें सिंपल होती हैं, इजी होती हैं, ये याद रखनी ही चाहिए। ठीक है, और ये मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये आप इनका देख पा रहे होगे। आप इसमें टेबल में एक चीज अगर क्लियर देख लोगे तो आप ये समझ जाओगे। इनका अगर सबका टोटल करोगे 9 9 18 3 21 3 24 3 27 2 29 6 2 8 7 15 1 16 6 22 8 30 5 35 3 हासिल हो गई। 6 3 9 7 16 24 5 29 3 32 2 34 2 36 2 38 3 हासिल हो गई। 4 3 7 और 2 9। 100 में से घटा दो, कितना बचा। मैं तो ऐसे ही जोड़ लिया हूं, 1.41 बचा, लेकिन आपके लिए हमने सिस्टम से भी बता दिया जिनका मैथ्स नहीं आती है। ठीक है, तो जो अदर है वो आपका है 1.41%। दैट शुड बी ओके नाउ। तो आप समझ रहे हो, पृथ्वी है इसकी भूपर्पटी पर अदर्स में केवल 1.41 है। अगर ऑक्सीजन एलिमेंट देख लोगे तो इसकी सबसे ज्यादा है वजन के अनुसार। ऑक्सीजन जो है वजन के अनुसार कितना है 46.60%। सिलिकॉन है आपका 27.72%। एल्यूमिनियम है आपका 8%। फेरस है आपका 5.13%। कैल्शियम है आपका 3.63%। नेट्रियम है आपका, इसको सोडियम कहते हैं बोलचाल की भाषा में, 2.83%। पोटेशियम है आपका 2.59। मैग्नीशियम है आपका 2.09%। अदर्स है आपका 1.41%। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन अगर आपका पूछ लेता है भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है वो कौन सा विद्यमान है परसेंटेज में, तो आप टिक करके चले आओगे ऑक्सीजन। दूसरे नंबर का है आपका सिलिकॉन। तीसरे का है आपका एल्यूमिनियम। चौथे का है फेरस। पांचवें का आपका कौन सा है कैल्शियम। छठे का है आपका सोडियम। सातवें का पोटेशियम। आठवें का मैग्नीशियम। मैं दोस्त आपको एक बात बताऊं, ये कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये हड्डियों के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। जिनको ये एलिमेंट बराबर नहीं मिलते उनकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनको कई तरह के दर्द हो जाते हैं हड्डियों में, बोन्स में। तो ये सब प्रकृति आप देखिए कितनी शानदार है, उसने इन सब चीजों को नेचुरली भेज दिया है पूरे यूनिवर्स में। और ये सब चीजें ये हैं यहाँ पर। ये समझ लीजिए, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपके लिए संजीवनी बूटी हैं। क्या है, संजीवनी बूटी हैं। आप पृथ्वी पर रहे हो और आपको कुछ पता है नहीं यहाँ पर कौन सा एलिमेंट कितना है, तो आप लोगों से बड़ा कोई, मैं तो जानता नहीं, आप लोगों को अननोन नहीं रहना चाहिए, आपको फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्त। तो ये जो आपके तत्व हो गए हैं, एलिमेंट्स हो गए हैं, एटम्स हो गए हैं, तो इनकी हमने बात कर ली यहाँ पे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी ले लिया करो जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाया करे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग मजा कर रहे होंगे अभी पढ़कर। जी बिल्कुल, सुकृति जुड़ गए हैं, शालिनी जुड़ गए हैं, अबंतक भाई जुड़ गए हैं, प्रतीक भाई जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि सर नोट्स भी साथ बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाते रहोगे तो आप लोगों को मज़ा आती रहेगी फिर। मुकेश जुड़ गया है। और मुकेश कैसा है भाई, आपसे तो बात हो रही है बहुत। जी बिल्कुल, विपिन जुड़ गए हैं, अनुपम भाई जुड़ गए हैं जी।
हाँ, एक्चुअली डिटेल में आप लोगों को इसलिए वो अनुपम लिख रहे हैं, सर डिटेल में बता रहे हो और ये नॉलेज मुझे पहली बार पता चली है कि भूपर्पटी के तत्व में इतने सारे एलिमेंट्स हैं। और ये आपको बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं। श्वेता लिख रही हैं कि सर आपका आईक्यू है या आईक्यू की भी डेफिनेशन है, आपको ये सारी चीज़ें बड़े शार्प तरीके से और ऐसे बता देते हैं कि हो जाता है। अच्छा, इतनी तारीफ लिखने के लिए धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं है और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आप लोगों को आनी ही चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया हुआ है। और आप लोगों को मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ, आपको जो भी पता हो वो कॉन्सेप्ट के आधार पर पता हो, और अगर आपको ये पता नहीं होगा फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा, है ना दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम साफ करते हैं फिर आगे बताते हैं। ये आपको याद हो जाने ही चाहिए। और अगर हम इसके रासायनिक संगठन की बात करें, अगर हम रासायनिक संगठन की बात करें पृथ्वी के, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दोस्त आपको एक बात पता होना चाहिए इस संदर्भ में, पृथ्वी के जो भीतर का है जो, वो मतलब किस अवस्था में पृथ्वी है, मतलब आप जमीन पर खड़े हो, मैं भी जमीन पर खड़ा हूं, और इसके नीचे जो किलोमीटर हैं 6-7 हजार किलोमीटर तक, 6,880 किलोमीटर तक, वो सब उसका सिस्टम कैसा है, पृथ्वी भीतर किस अवस्था में है, सॉलिड में है, गैसियस स्टेट में है या लिक्विड स्टेज में है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। और आपको जो थ्योरी सबसे ज्यादा मान्य करी गई है वो हम आपको बताने वाले हैं, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो रासायनिक संगठन की बात कर ले रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज की दोस्त यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आप इसमें 3 चीजें याद रख लेना दोस्त, जिंदगी भर कामयाब रहोगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, आप ये मैंने आपको उनके इसीलिए अक्षर बताए थे, पहले मैंने एटॉमिक नंबर के जो सिंबल होते थे इसीलिए मैंने बताए थे। सिलिकॉन का SI होता है, एल्युमिनियम का Al होता है। अगर आपको ये याद रहेगा फिर आप मजा करके कोई सा भी क्वेश्चन गलत करके दोस्त आओगे नहीं। तो हम इसमें बात कर ले रहे हैं, इसके भीतरी संरचना की बात कर ले रहे हैं। किसकी बात कर ले रहे हैं? भीतरी संरचना की बात कर ले रहे हैं, और ये आपको आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप मूर्खता में जी रहे। दूसरा आप ये याद रखिए, सीमा, पहले वाले को आप सियाल बोल सकते हो, दूसरे को सीमा बोलिए। और ये निकेल फेरस, तो आपका मैंने बता दिया है, इसको आप सियाल करके याद कर लेना, इसको आप सीमा याद कर लेना। कई लोगों की गर्लफ्रेंड का भी नाम सीमा होगा, और इसको आप निफे याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही है, सिलिकॉन, ये है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, Ma फॉर मैग्नीशियम। और सिलिकॉन कितने नंबर पे होता है? 14 पे होता है, एल्यूमिनियम 13 पे होता है, सिलिकॉन 14 पे होता है। और ये मैग्नीज है, सॉरी ये मैग्नीज है, ये क्या है? मैग्नीज है। मैग्नीशियम तो Mg होता है। ठीक है, ये 25 नंबर पे होता है। ठीक है, और ये आपका क्या है? निकेल है। ये आपका क्या है? निकेल है, ये 28 नंबर पे होता है। और ये फेरस आपका 26 नंबर पे होता है। मुझे केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती है, और ये आप याद कर लीजिए। तो फिर मैं आपको इसकी भीतरी संरचना बताने वाला हूं। ठीक है, तो हम आपको एक बात बताते हैं, आप 3 स्टेज पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे सॉलिड, एक पढ़े होंगे लिक्विड, और एक पढ़े होंगे गैसियस। बस ये तीनों अगर आपको पता है तो आपका इसमें कोई सा भी क्वेश्चन दोस्त गलत नहीं होना है। आप लोग कमेंट्स पढ़ते रहिए और इनको याद कर लीजिए,
और कमेंट्स में आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं देख रहा हूं सबके कमेंट्स कि आपको यहाँ पर ये आ पा रहा है या नहीं। सल्फर है क्लोरीन ClR का यार पोटेशियम कैल्शियम से इसका केमिस्ट्री ट्रेडिंग टीआई बैंड मैग्नीशियम है। लेकिन यार मैग्नीज तो हो नहीं सकता, मुझे मैग्नीशियम का पूरा ध्यान है। ओके, तो ये मैग्नीशियम ही रखिए क्योंकि मैग्नीशियम की बात ही होनी चाहिए यहाँ पर, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सीमा ये मैग्नीशियम ही है, मैग्नीशियम Mg, इसको 12 कर लीजिए दोस्त, और करेक्शन उसको कर सकते हो। भाई मैं कहूँ इतनी देर से मैं सोच रहा था कि इसमें मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। अब और लोगों की तरह तो हो नहीं मैं आपको नकल करके पढ़ाऊँ, ये सब मुझसे होता नहीं है। मैं आपको जो भी है कॉन्सेप्ट थ्योरी बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर, और आप इसको ले लीजिए। यहाँ पर आप इसको मैग्नीशियम कर लीजिए, Mg है ये यहाँ पर, ये क्या है आपका मैग्नीशियम है, ठीक है। दैट शुड बी ओके नाउ, आई होप आपको ये क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, और ये निकेल और फेरस है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, अगर आपको ये याद है तो आपको ये पता है कि ये हम भीतरी संरचना का कोई भी क्वेश्चन गलत करके आएंगे नहीं, आप इतना समझ लीजिए कायदे से। ये जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है ना, उसको हम सियाल कह देंगे। क्या कह देंगे? सियाल। इसकी जो एवरेज गहराई होती है, औसत गहराई होती है, वो कितनी पता होती है? पता है दोस्त आपको? 50 से 300 किलोमीटर। 50 से 300 किलोमीटर आपको जो एलिमेंट वाली परत मिलेगी वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की होगी। कई लोगों के घरों में आप लोगों ने ये देखा होगा और आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि इसमें जो 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक जो इसकी डिस्टेंस होती है, तो इसमें अगर हम बात कर लेंगे तो ये 50 to 300 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। और इसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये सब सॉलिड स्टेट होती है। कैसी स्टेट होती है? सॉलिड स्टेट होती है, जिसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। आपने ग्रेनाइट का नाम सुना होगा, लोग अपने घरों में ग्रेनाइट लगवाते हैं खरीद कर। तो जो ग्रेनाइट चट्टान होती है ना, उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ये नेचुरली होते हैं। ग्रेनाइट चट्टान की अगर हम इसमें बात कर लेंगे तो ये यहाँ पर ही ऊपर ही मिलता है सब ये। तो हम जो ऊपरी परत होती है उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्व होते हैं। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सियाल जो परत होती है, जो पृथ्वी की भीतरी संरचना है, उसकी औसत गहराई कितनी है, तो आप टिक करके चले आओगे 50 to 300 किलोमीटर। अगर कोई ये पूछ लेंगे केमिकली इसकी अवस्था कैसी होती है, अवस्था केमिकल में ही आएगी, तो ठोस अवस्था होती है, सॉलिड अवस्था होती है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा तो कोई दुनिया की ताकत आपको क्लियर फिर करवा भी नहीं सकती। मेरा मानना ये है आपको, ठीक है। तो इसकी मतलब अगर आप धरती पे खड़े हो और आपको धरती से नीचे 50 से लेकर 300 किलोमीटर नीचे, मतलब जमीन से आप मतलब नीचे तक चले जाओ। अगर मैं इनको सही भाषा में कहूं तो हमारे घर से भी दिल्ली, और दिल्ली से भी आगे 50 किलोमीटर तक चले जाओ, मतलब इतना तुम भीतर चले जाओ, 300 किलोमीटर तक चले जाओगे तो तुमको फिर सियाल ये मतलब सॉलिड अवस्था ही मिलेगी। तो इसके लिए तो आपको चमत्कारी बनना पड़ेगा और फिर आपको भगवान बनना पड़ेगा, तभी जा पाओगे। और ये जाना पॉसिबल नहीं है, बस मैं आपको इसीलिए ऐसे बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें याद रहें इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। तो अगर ऊपरी जो इसकी भीतरी संरचना की ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना, ये हम इसकी इनर्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इनर स्ट्रक्चर, भीतर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कई लोगों को नहीं पता होगा, तो आज उनको पता चल गया होगा कि जो सियाल होता है मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम एलिमेंट्स होते हैं, ये 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, और ये सॉलिड अवस्था होती है, स्टेट अवस्था। आप लोग कमेंट्स करके बताएं मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? कमेंट्स ले लेता हूं। सुकृति फिर लिख रही हैं कि सर बहुत मजा आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, डीप नॉलेज मिल रही है, थैंक यू। स्वाति जुड़ गई है, स्वाति लिख रही है
कि सर ग्रेट ग्रेट नहीं हूँ, ग्रेट तो महात्मा गांधी थे। तो आप लोग ऐसे इसको लिखते रहें और मज़ा आता रहेगा आपको। अब हम दूसरे नंबर पे बात कर लेंगे। तो इसकी जो औसत गहराई होती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, 1000 से 2000 किलोमीटर, 1000 से 2000 किलोमीटर, इसे हम सीमा बोल देंगे, ठीक है। 1000 से 2000 किलोमीटर होते हैं। तो इसमें जो सिलिकॉन होता है, मैग्नीशियम होता है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको नाम भी दे दिया है हमने सीमा। तो इसको इसमें बेसाल्ट आग्नेय सेल बहुत है, बेसाल्ट आग्नेय सेल इसमें बहुत है आपका, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए दोस्त, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक्चुअली इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें सॉलिड स्टेट तो होती है, लेकिन उसमें पिघलने की और गलने की स्टेज भी होती है, पिघलने और गलने की स्टेज भी होती है। और पिघलने की आप ऐसे कर लो कि प्लास्टिक पिघल रही है, गल रही है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। इसमें जो हम स्टेज की बात कर लेंगे तो इसमें कुछ ठोस का रहता है और कुछ, आप ये समझ जाएंगे, कुछ तो इसमें ठोस का रहेगा, आपका हमने लिख दिया है वहां पे पिघलने की और गलने की स्टेज होती है। तो इसमें गुण कुछ ठोस के मिल जाएंगे और कुछ प्लास्टिक के मिल जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट शुड बी ओके नाउ। तो पृथ्वी की जो पहली संरचना थी उसमें किसकी प्रधानता थी, सबसे ज्यादा एलिमेंट थे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। औसत गहराई 50 to 300 किलोमीटर। अवस्था कैसी थी, सॉलिड थी। दूसरी जो है, उसके बाद चले जाओ नीचे, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है, बेसाल्ट आग्नेय सेल की प्रधानता है। तो उसकी जो औसत गहराई है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक है और ये सॉलिड है। इसमें स्थिति जो होती है, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे SiMg स्टेज में पृथ्वी की जो, मतलब ये जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, इनकी स्टेज कैसी रहती है, तो आप टिक करके चले आओगे। इनकी ठोस के पिघलने की भी स्टेज होती है, ठोस के, सॉलिड माने ठोस है, ठोस के पिघलने की भी स्टेज होती है और गलने की भी स्टेज होती है। मतलब इसमें भारीपन सा होता है, कैसा होता है, भारीपन। इसके बाद है तो इसमें भारीपन तो होगा ही होगा ठोस में, ठीक है। तो ये आपका दोस्त क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा इसमें। और आप इसमें, आपने एक गाना सुना होगा ना, शीशे का था दिल मेरा टूट गया, तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, जब आपका शीशा का दिल था टूट गया है तो आप फिर से मंगाओगे, तो मंगाने को आप शॉर्ट में लिख दो MG। तो शीशे का था दिल मेरा, दिल टूट गया। तो इसको आप ऐसे करके अपनी ट्रिक में याद कर सकते हो। तो जो सेकंड स्टेज है उसमें SiMg है। और इसमें आप ये याद कर लीजिए, जितने भी ये ज्वालामुखी फटते हैं ना, क्या होते हैं, ज्वालामुखी। तो ऊपर से इतना सारा प्रेशर होता है, आप देख रहे हो 1000 से 2000 किलोमीटर की लेंथ तक सिलिकॉन और मैग्नीशियम इतनी ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। बेसाल्ट आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल का मतलब ही आप समझ गए, यहाँ पे आग की बात हो रही है। तो जो ज्वालामुखी तरल अवस्था में निकलते हैं, मतलब लिक्विड अवस्था में निकलते हैं और बाहर आते हैं, वो इसी से बाहर आते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम स्टेज से, जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के बाद की दूसरी स्टेज है। तो ज्वालामुखी है जो, वो लिक्विड फॉर्म में आग में फायर के रूप में इसी यहीं से निकलते हैं बाहर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा इसमें और समझ में भी आ गया होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, अगर ज्वालामुखी के समय लावा निकलता है, लावा, मोबाइल की बात नहीं हो रही है, लावा निकलता है, लिक्विड निकलता है, तो वो किस में से निकलता है, तो आप टिक करके चले आओगे सिलिकॉन और मैग्नीशियम स्टेज में। इसकी औसत गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। इसमें जो स्टेज होती है वो ठोस के पिघलने गलने की स्टेज होती है और इसमें भारीपन और ये सब रहता है। आप लोगों को मजा आ रहा होगा। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, उसको इंटरटेन कर रहे होंगे।
अब ये जो अगली स्टेज आती है निकिल और फेरस की स्टेज आती है। निकिल और फेरस की स्टेज आपकी दोस्त आ जाती है। तो इसमें 2900 से लेकर 4980 किलोमीटर तक निकिल या फेरस, मतलब निकिल की और लोहा की प्रधानता होती है। तो 2900 से लेकर 4980 किलोमीटर तक जो आपको लोहा मिलेगा, निकल मिलेगा, ये सब जो होते हैं ना, वो दोस्त लिक्विड स्टेज में मिलते हैं, पिघलने की। किसमें मिलते हैं दोस्त? पिघलने की स्टेज में मिलते हैं आपको। और अगर पिघलने की स्टेज में नहीं है तो और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं, वो प्लास्टिक स्टेज में। प्लास्टिक मतलब अब आप पृथ्वी में, समझ रहे हो, आप पृथ्वी पर खड़े हो और आप पृथ्वी में कहां से कहां जा रहे हो, पृथ्वी के भीतर चले जाओ 2900 किलोमीटर तक चले जाओ, फिर 2900 से 4980, आप ये समझ लीजिए 1980 किलोमीटर की लगभग डिस्टेंस है। वहां पे आपको सब ये लिक्विड मिलना है, सब लिक्विड स्टेज मिलेगी प्लास्टिक की, और वहां पे निकिल की और फेरस की प्रधानता होगी बहुत। आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। अगर आपसे फिर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसको आप ऐसे भी पूछ सकते हो, इसको हम बाह्य धातु क्रोड भी कहते हैं। निकिल फेरस को क्या कहते हैं? बाह्य धात्विक क्रोड। और आपसे उसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए बाह्य धात्विक क्रोड में जो स्टेज होती है वो कैसी होती है, तो आप कह दोगे तरल और प्लास्टिक की अवस्था में। उसकी रेंज क्या है? तो 2900 से 4980 किलोमीटर है। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स क्या है? निकिल और फेरस हैं। तो आप इसको क्लियर करके चले जाओगे। ये यूपीएससी, पीसीएस और आपका ये जो सुपर टेट है, इनमें तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी तक का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपको इतने डिटेल में पता होगा। और हम तो चाहते हैं जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसको एक बार में खत्म कर दो पूरा, आगे भी आपके काम आए। यहाँ पर हमने बाह्य धात्विक क्रोड की बात कर ली है। अब हम आंतरिक, मतलब यही तीसरी स्टेज, इसकी ए थी, ये बी थी। अगर हम आंतरिक धात्विक क्रोड की बात कर लेंगे, यहाँ पे आंतरिक धात्विक क्रोड। अब आप ये समझ लीजिए, इन सबका वजन आ गया ऊपर, तो 4900 से नीचे चल रहा है, नीचे तक लगभग 6400, कई बुक्स में आपको 68-80 किलोमीटर लिखा मिलेगा। तो मतलब पूरा प्रेशर आ गया है ऊपर। और अगर पूरा प्रेशर आ गया है तो ये फिर स्टेज कैसी हो जाएगी? ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस। ये आंतरिक धात्विक क्रोड हो गई है। और इसमें हैवी मेटल्स होती हैं, हैवी मेटल्स होती हैं आंतरिक धात्विक क्रोड में। ठीक है, अब आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आप मजा कर रहे होंगे इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यूपीएससी वाले, ये सुपर टेट में नहीं पूछा जाएगा, यूपीएससी और पीसीएस वाले देख लें, उसमें घनत्व के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मतलब डेंसिटी के। मैंने आपको बता इसलिए दिया है कि आप कहो कि सर घनत्व का क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें नहीं। तो ये जो डेंसिटी की अगर बात करेंगे हम यहाँ पे, तो ये जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रधानता होती है, सबसे ज्यादा होते हैं 50 to 300 किलोमीटर की रेंज में, सॉलिड स्टेज में होते हैं। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है इनकी 2.9 रहती है। कितनी रहती है? 2.9। अब सेकंड स्टेज है, इसमें क्या होता है? इसमें जो औसत गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर है, इसमें लिक्विड रहता है। और जो ज्वालामुखी के बाद जो लावा निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है, वो सब इसी से निकलता है, सेकंड स्टेज से निकलता है, जो और भीतर की है पृथ्वी की। तो वहां पे सॉलिड के भी क्वालिटी मिलते हैं और गलने के भी मिलते हैं, प्लास्टिक के। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिस्टम रहने वाला है। तो इसका जो डेंसिटी होता है
सिलिकॉन Mg का 2.9 से 4.7, ठीक है। और ये जो तीसरा निफे में हम बात कर लेंगे भाई धातु क्रोड की, इसकी रेंज होती है 2900 से 4980, और ये लिक्विड प्लास्टिक रेंज होती है, ठीक है। इसको हम भाई धातु क्रोड, आपका एग्जाम में सुपर टेट में पूछ दिया भाई धातु क्रोड में किस स्टेज में होता है ये, तो आप लिक्विड मतलब तरल इसकी हिंदी होती है, द्रव अवस्था लिख लीजिए, प्लास्टिक अवस्था में मिलेगा, ठीक है। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, निकेल और फेरस होंगे, लोहा, Fe फॉर लोहा हो गया। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आंतरिक धातु कोड में जो स्टेज होती है वो कैसी होती है पृथ्वी में, तो आप कह देंगे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पूरा प्रेशर होता है, और लास्ट में होता है तो वो ठोस बन जाता है, तो ये सब ठोस स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट होती है। तो इसकी जो रेंज होती है वो 4980 टू 6400 या 6880 किलोमीटर्स है ना। तो ये आपको, और ये आंतरिक धातु कोड होती है। इसमें कैसी धातुएं होती हैं, हैवी मेटल्स होती हैं। तो आप सीधी सीधी बात है, हैवी मेटल्स की बात आ गई है तो इनका डेंसिटी भी ज्यादा होगा, ठोस में मिल रहा है तो इसका डेंसिटी होता है 11। कितना होता है, 11। इसको आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। सभी लोग लिख रहे हैं कि सर बहुत ही टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पढ़ाते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये इनका नाम है एक्स वाई, ये कौन सा नाम है आपका, अच्छा एक्स वाई हंटर सिंह, अच्छा हाँ ये लिख रहे हैं कि सर टेक्निकली समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि हम एक एक सेकंड का यूटिलाइज कर रहे हैं, थैंक यू, एक्सीलेंट, ओके 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 ओके। और बीरू भाई लिख रहे हैं कि सर यू आर ग्रेट ऑलवेज, अच्छा जी बिल्कुल थैंक यू। शांतनु भाई लिख रहे हैं कि क्या टेक्निक है पढ़ाने की, अरे टेक्निक नहीं है, आपको समझा रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में दोस्त, आप लोग बस ऐसे ही लिखते रहिए। और मेरा ऊपर यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है देखिए, कई लोग आप इसको शेयर कर दिए, आप लोग जितने भी कमेंट्स अच्छे कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, अच्छा भैया इसको आप शेयर भी करते रहिए। अगर आप इसको शेयर नहीं करोगे तो फिर आपको मज़ा आनी ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको शेयर भी करते रहना, ठीक है। अब इसको मैं साफ करूँगा, ठीक है ठीक है। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ और कुछ और इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ। आपने खूब सारा सुना होगा, आप लोग फालतू की चीजें देखते हो, तो हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बताने जा रहे हैं फिर से। और हम यहाँ पे बड़ी प्लेटों की बात करते हैं, किसकी बात कर लेंगे, बड़ी प्लेटों की। बड़ी प्लेट है 1 2 3 4 5। अब मैं आप लोगों से दुनिया की बड़ी प्लेटों की बात कर रहा हूं, पृथ्वी की बात हो रही है, तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं किस किस को क्या क्या पता है, बताइए आप लोग कमेंट्स करके। सबसे बड़ी प्लेट का बताइए, सबसे बढ़िया आपको पता ही है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट है जो दोस्त, उसमें आपका कौन सा महासागर शामिल है, कमेंट करके बताइए, फिर मैं तो लिख ही दूंगा यहां पर। जब अंटार्कटिक प्लेट की बात हो रही है तो सीधी बात है, अंटार्कटिक से घिरा महासागर, अंटार्कटिक से घिरा महासागर, इसकी आपकी सीधी सीधी बात हो रही है। अंटार्कटिक प्लेट, अगर हम बड़ी प्लेटों की बात कर लेंगे तो अंटार्कटिक प्लेट है, और जो अंटार्कटिक प्लेट है इसमें अंटार्कटिक से घिरा महासागर भी शामिल है, आप लोग ये समझ लीजिए, ठीक। दैट शुड बी ओके नाउ, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। दूसरी आपकी है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। अब कई लोग पूछेंगे सर ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है क्या, ठीक है, तो इसमें कैरेबियन आप याद रखिए, और ये सब इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। ये आपकी जो पढ़ा रहा हूं ये आपका यूपीएससी और पीसीएस लेवल का है,
और अगर कोई बहुत अच्छा एग्जामिनर हुआ तो वो ये पूछ लेगा अंटार्कटिक प्लेट से कौन सा महासागर घिरा है, तो आपसे ऐसे पूछ लेगा, या आपसे ये पूछ लेगा कि उत्तरी अमेरिकी प्लेट अगर आपके सिलेबस में होगा तो उसमें देख सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि ये सिलेबस में आपके है नहीं सुपर टेट में। तो अंटार्कटिक प्लेट हो गई आपकी, उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई, ठीक है। तो इसमें महासागर की भी इसमें बात होगी, उत्तरी अमेरिकी प्लेट में भी। अब जब उत्तरी लग गया तो दक्षिणी भी होगी, है ना। तो उत्तरी और ये दक्षिणी, आप लोग ये अपने नोट्स में नोट करते रहिए, बहुत काम आने वाले हैं दोस्त आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें प्रशांत महासागर की बात हो रही है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है। प्रशांत महासागरीय प्लेट के बारे में बताइए आप लोग। इसका जो एरिया है ना वो 103.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रशांत महासागरीय प्लेट का एरिया कितना है, तो आप टिक करके चले आना 103.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, बड़ी प्लेट है काफी। फिर है इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, एक आपकी अफ्रीकन भी है, अफ्रीकन प्लेट। और बताइए आप लोग। इन्होंने सही कमेंट किया होगा, अभी देखूंगा। यूरेशियाई, यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। देखता हूँ आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि आपके रेंज से बाहर का है। अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, ये एक्चुअली सीमाओं का निर्धारण करते हैं। अंटार्कटिक प्लेट में क्या है कि अंटार्कटिक से घिरा महासागर भी इसमें शामिल है, उसको ये लगता है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट में क्या है, ये अंध महासागरीय तल की भी उसमें बात आ जाएगी, है ना। तो ये सब आपको आना ही चाहिए अगर आपको स्कॉलर बनना है। दक्षिण अमेरिकी प्लेट की बात हो गई, प्रशांत महासागरीय प्लेट का आपको हमने बता दिया, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बने हुए हैं। और यूरेशियाई प्लेट है तो उसमें जैसे ही यहाँ पे तो आपने अंटार्कटिक से घिरे महासागर की बात कर ली, तो इसमें पूर्वी अटलांटिक, अटलांटिक महासागर का तल सम्मिलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ओ 7 पॉइंट, ठीक है। ये आप इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब बड़ी प्लेटों की बात कर लिया, हम छोटी प्लेटों की भी बात कर ले रहे हैं। छोटी प्लेटों की भी हम बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे कोई है, आप लोग कमेंट्स करके ये बताते जाएं कि छोटी प्लेटों के भी आप लोग कुछ नाम बताइए। छोटी प्लेटें लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4 5। चलो करते हैं शुरू। कोकस प्लेट क्या है? कोकस प्लेट। कोकस प्लेट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये छोटी प्लेट है। ये किसके बीच स्थित है? मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच। कोकस प्लेट जो है आपकी वो मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच है। कोकस प्लेट के बाद अब दूसरी प्लेट बताइए।
नजका, क्या है, नजका प्लेट। ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड प्रशांत महासागर प्लेट के बीच है। ये प्लेट के बीच, ऊपर ये प्लेट लिख लेना, ठीक है। मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच कोकस प्लेट, और ये जो नजका प्लेट है वो साउथ अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच है। अरेबियन प्लेट, तो अरेबियन प्लेट में है अरेबियन प्रायद्वीप का भूभाग, क्या है, भूभाग। इसकी यार स्याही खत्म हो गई है और मैं नीला पेन का यूज कर लूंगा अभी, ठीक है। अब हम फिलीपीन, मेड इन फिलीपींस आप प्रोडक्ट खरीदते होगे, तो फिलीपीन प्लेट जो है ना, इसकी हम बात कर लेंगे अब लोग। तो हम लोग कहां रहते हैं, एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच है ये, ठीक। इसकी भी स्याही खत्म हो गई है, अब ग्रीन पेन से लिख दूंगा, ठीक है। फिलीपीन प्लेट जो है वो एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच है। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए। अगली है कैरोलिन, कैरोलिन प्लेट के, ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये कहां स्थित है, तो ये जो स्थित है न्यू गिनी के उत्तर में, नॉर्थ में, फिलीपियन तथा इंडियन प्लेट के बीच, ठीक है। आपको ये ओके हो गया होगा। फ्यूजी प्लेट, क्या है, फ्यूजी, फ्यूजी प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व, मतलब नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब आप एक और बता दीजिए। इंद्रेश भाई लिख रहे हैं, सर हम तो डिक्शनरी हो जाएंगे, इस हिसाब से सब कुछ याद हो जाएगा। डिक्शनरी नहीं, उसको फिर विकिपीडिया बोलते हैं। आपको आना चाहिए ये सब, और ये बड़ा सिंपल है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो आपको यूनिवर्स के बारे में ये सब चीज़ें पता नहीं है, तो फिर क्या पता होगा। जी बिल्कुल। राधिका लिख रही हैं कि सर नोट्स बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू। जी लोकेंद्र भाई लिख रहे हैं अमेजिंग टीचिंग स्किल, थैंक यू ब्रदर। तो आपकी जो कोकस प्लेट है वो मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच है। नजका प्लेट है वो साउथ अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच है। अरेबियन प्लेट जो है वो आपकी अरेबियन प्रायद्वीप का भूभाग है। फिलीपीन प्लेट है वो एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच है। कैरोलिन प्लेट जो है वो आपकी न्यू गिनी का जो नॉर्थ एरिया है उसमें जो फिलीपीन है और इंडिया प्लेट के बीच है। और जो आपकी फ्यूजी प्लेट है वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में। अब हम एक प्लेट की और बात कर ले रहे हैं, जुआन डी फूका प्लेट। नाम देखो इसका, जुआन डी फूका प्लेट। नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा ये कहां पे है।
ये सबसे छोटी प्लेट है, सबसे छोटी, सबसे छोटी। आप इसको लिख लेना। सबसे छोटी प्लेट का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप जॉन डी फूका प्लेट पर टिक करके चले जाओगे। ये है प्रशांत प्लेट के, पैसिफिक प्लेट के उत्तर पश्चिम में, मतलब NW, उत्तर, नॉर्थ, N फॉर नॉर्थ, W फॉर पश्चिम, उत्तर पश्चिम पैसिफिक प्लेट कहते हैं प्रशांत को, प्रशांत प्लेट को। तो जुआन डी फूका प्लेट जो है वो प्रशांत प्लेट के नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा बहुत, और मजा आएगा तो भी आपका अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आप ये समझ लीजिए, जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं उनके सुपर टैट में 150 में से 130 नंबर से ज़्यादा आएंगे। बस जैसा हम बताते जा रहे हैं वैसा आप लोग पढ़ते चले जाइए। सफलता का दोस्त कोई शॉर्टकट होता नहीं है, और जो अगर सफलता का शॉर्टकट ढूंढ रहा हो वो भैया हमारे चैनल से ना जुड़ा करे, क्योंकि हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आना चाहिए। हम आपको वो नहीं पढ़ाएंगे कि जो आपका मन खुश हो जाए और आपको लगे अरे ये दुनिया बहुत सरल है, यहाँ तो सब सरल ही पूछा जाता है। आपको अगर डीप नॉलेज होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन हिलाकर चले आएंगे, धुआं भर देंगे आप लोग एग्जाम हॉल में, चिंगारी उठने लगेगी आपके मन में, और आप कहोगे भैया आपको पेपर सब आता है। आप ऐसी स्टडी करा करें, आपको ऐसा पढ़ना चाहिए। और मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, और बस मैं आप लोगों से बस ये चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको कम से कम मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना चाहिए, है ना। और आपकी फैमिली में जितने भी स्टूडेंट्स हों, जितने भी एस्पिरेंट्स हों, सभी लोगों को ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी लेक्चर रहेगा उसमें आपको कुछ ना कुछ नया प्राप्त जरूर होगा, और उसमें आपको बहुत अच्छा भी लगने वाला है ना। तो आप इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग वीडियो देख लेते हो, लेकिन कमेंट्स, एक्चुअली ये लाइव के दौरान जितने भी ये कमेंट चलते हैं, जब ये अपलोड हो जाती है फिर वो लाइव वाले कमेंट गायब हो जाते हैं। तो आप लोग एक काम किया करें, इसको फिर क्या कर दिया करें, आप वीडियो देखने के बाद हमें फीडबैक दे दिया करें और बताया करें क्या करना है, तो हम उसमें आगे वाली वीडियो में सुधार करने की पूरी कोशिश किया करेंगे। आप लोग देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल तो यही है, और मैं फिर लिख देता हूँ YS यादव ऑफिशियल, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, और कई लोग मालूम केवल YS यादव सर्च कर लें, और जैसे ही सर्च करेंगे सबसे पहले उनको यही मेरा चैनल और मेरा फोटो मिलेगा। उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज, और बेल आइकन प्रेस कर देना, तो आपको सारी वीडियो जो नई मिला करेंगी लाइव नोटिफिकेशन मिलता रहा करेगा, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अभी इसमें पूछ रहे थे कि सर अपना नंबर दे दीजिए, जिससे कि हम आपसे और अधिक राय ले सकें। तो कॉल को रिसीव करने का दोस्त टाइम होता नहीं अपने पास, लेकिन आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो व्हाट्सअप नंबर मैं दे देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर यही है, एक ही है केवल, 905865 लास्ट में 4 बार 8 है। इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो। एक्चुअली सुपर टेट वालों के लिए मैं अपनी हैंड राइटिंग में 50 पेज का PDF दे दूंगा, हैंड राइटिंग में अपनी, सुपर टेट से पहले, और वो ऐसा आपको मैटर दे दूंगा कि आपके सुपर टेट में 130 प्लस आएंगे स्कोर। बस मेरे हिसाब से आप पढ़ते रहो। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ये मैंने लिख ही दिया चैनल, और इसको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करते रहना, ठीक है। और अभी हम 2-3 दिन में टाइम सेट कर देंगे, फिर आपकी मॉर्निंग में क्लास 5 to 7 जो लाइव रहा करेगी 5 से 7, और दूसरी क्लास रहा करेगी शाम को 9 से 11। तो ये 2 घंटे की मॉर्निंग में हो जाया करेगी, 2 घंटे की ये 9 से 11 शाम को हो जाया करेगी। 4 घंटे बहुत होते हैं, 4 घंटे पढ़ लोगे डेली, मजा आ जाएगा। एग्जाम हॉल में क्रांति लिख दोगे जाके आप लोग। तो एग्जाम हॉल में जब आप क्रांति लिखोगे तब तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए। थैंक यू।